अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने के बाद बिलाखिर कौम से एक बड़ा अहम तरीन ख़िताब किया है, जिसके अंदर उन्हें अपनी हुकूमत की जो इस वक्त की मौशी कारकर्दगी थी, जो मुख्तलिफ उन्होंने इस्लाहात की, आलमी सतह के ऊपर जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, वो बहुत तफसील के साथ उन्होंने कौम के साथ बयान की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत वाज़ेह किया कि माजी में जहाँ पर रोने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे इदारे जिनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कौमी ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए काम शुरू हो चुका है। और उन्होंने 1.5 माह का मज़ीद वक्त मांगा है कि आइंदा 1.5 माह के अंदर वो बहुत ठोस इक़दामात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर पीपल्स पार्टी आजकल काफ़ी खाइफ है, तो उन्होंने जो अब तक उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को भी थोड़ा क्रेडिट दिया है और एक इंप्रेशन दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ नून लीग आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब किस हद तक हकीकत पसंदाना है और किस हद तक उसका आने वाले दिनों में अपने जो उन्होंने दोबारा एक वादे किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए कामयाब होते हुए दिखाई देंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात करने के हवाले से बिलाखिर एक हतमी फैसला सामने आ चुका है। महमूद खान अचकज़ई को टास्क दिया गया है, बानी PTI ने भी उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है कि वाकई ही ईद के बाद एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई के कंधों पर आ चुकी है। और इसके साथ बात करेंगे कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है नून लीग के साथ। क्या नून लीग की क़यादत आने वाले दिनों में या बजट की मंजूरी से कब पीपल्स पार्टी की क़यादत को कायल करने में कामयाब हो पाएगी? और इसके साथ आपको बताएंगे कि दिफाई इदारों के बजट के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि बजट में बेपनाह इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ शोबों का बजट कम करके दिफाई इदारों का बजट बढ़ाया गया है। उसके हकाइक बजट दस्तावेज़ की रोशनी में आपके सामने रखेंगे और उसके साथ आपको बताएंगे जिनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस का एक हवाल भी। तो इन्हीं से बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। खास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, शहबाज शरीफ साहब का खिताब आपने भी सुना, जो उन्होंने कौम से वादे किए हैं, 1.5 माह का मज़ीद वक्त मांगा है और पिछली कारकर्दगी रखी है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की हैं, और आसिफ ज़रदारी साहब को भी क्रेडिट दिया है। अब तक उनकी जो 3 माह का टाइम है उसको कैसे देखते हैं? और स्पीच जो थी वो वाकई आपको लगती थी कि वो एक होपफुल थे मज़ीद रिफॉर्म्स करने के हवाले से? भट्टी साहब, जो ख़िताब किया है वज़ीर-ए-आज़म ने 100 दिन पूरे होने पर आज, उसमें कुछ तो वाक़तन हक़ाइक़ हैं, तस्लीम करने वाली बात है। महंगाई 38% से 12% तक आई है, ये एक हकीकत है। अदाद शुमार यही कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, आटा भी सस्ता है, बाकी चीज़ें भी, इनकी कीमतें नीचे आईं। दूसरी जिन्होंने बात की है, वादा किया है कौम से, बड़ी बात होगी। मैं समझता हूँ अगर 78 सालों बाद हमें ये IMF से हमारी जान छूट जाए, हमारा बजट IMF ना बनाए, हम यहाँ बनाएं, बिल्कुल। तो ये उन्होंने वादा कर लिया है। वैसे शहबाज शरीफ साहब को पता है, कुछ वर्क किया तो वादा करते थे कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन चलो बहरहाल उन्होंने वादा किया है तो हमको वादा, अगर वो ना पूरा कर सके तो प्लेटफार्म हाजिर याद दिलाते रहेंगे उनको। एक जो सबसे अहम बात उन्होंने की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये दौर है, पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाएंगे और फोकस करेंगे। और उन्होंने पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं कम की हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की, वो भी उन्होंने हवाला दिया। पहले पिछले माह भी कम हुई थी, इस माह भी 10 रुपये कम कर दी पेट्रोल की खासकर कीमत में। तो ये उन्होंने अपना कहा है। अगर 100 माह में देखा जाए तो उनको नंबर दिए जा सकते हैं, 100 में 80 नंबर तो बनते हैं भट्टी साहब। हाँ सब का नाम आने को ज्यादा नंबर दें, थोड़े से कम कर लें। मेरे ख्याल में PTI वाले पहले भी आपसे खफा रहते हैं, वो तो कहते हैं कि वो तो अपने आप से खफा हैं, फेल हो चुके हैं, ग्रेस मार्क्स ही नहीं ले वो सके। तो खुदा से नाराज हैं, सबसे नाराज हैं, वो अपने आप से खुद नाराज हैं। उनको ये बातें लगती हैं कड़वी, वो समझते हैं। भट्टी साहब, ये एक बारीक फ़र्क है। आप हुकूमत को नाकाम करते करते आप रियासत को नाकाम तो ना बनाएं। ये अचीवमेंट नहीं, क्या तेल सस्ता कल नहीं हुआ, ये 350 से वापस आया भट्टी साहब। सब 1 जुलाई से महंगाई का बहुत बड़ा टीका भी लगने वाला है। इसके साथ जो उन्होंने और बात की है कि 200 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया है हमने, जो 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती की है 37 सार्फिन के लिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता ये ग्रिलो सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर देते। सब ये तो बिल्कुल ठीक है, नंबर काटे हैं मैंने उनके। ये सब ये तो चलिए आपकी मेहरबानी है, आपने 20 नंबर काट लिए। लेकिन नाज़रीन, जो सनती सार्फिन को रिलीफ मिला है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसका आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा होगा, वो उसके हवाले से कुछ गवर्नमेंट के इक़दाम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने वादा किया है कि कशकोल तोड़ेंगे, यानी कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है, दोबारा नहीं जाएंगे, और 1.5 माह का मजीद वक्त मांगा है। चले हम देखते हैं 1.5 माह बाद देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कौम से आज वादे किए हैं, जो उनको उम्मीद दिलाई है, 1.5 माह बाद वो किस हद तक उस पर पूरा उतरते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बेग साहब, ये अचानक क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मबैन एक वाज़ेह खलीज नज़र आ रही है। 2 माह पहले तो मामला बहुत अच्छे थे, बजट का मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला था,
जिस दिन बजट पेश होना था पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर क़यादत नाराज़ होकर रूठ कर एक तरफ बैठ गई। पंजाब के अंदर भी आपके अचानक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। तो ऐसी सूरत हाल में इस बजट की मंजूरी कैसे मुमकिन होगी? और इसके साथ ये भी थोड़ा बताइएगा, ख़ुद भी आप जो मौशी अमूर है उसके ऊपर बड़ी आपकी दस्तरस है, आप इस बजट को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। हम 2 दिन से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे थे, तमाम एमएनएज 11 तारीख को और 12 को भी। 12 को तो बल्कि पूरे सेनेटर्स भी थे, हमारी ज्वाइंट मीटिंग थी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयर कर रहे थे। उसमें हर एमएनए ने ये डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून, हम उनके अलाइज हैं, हमको वो अहमियत नहीं दे रही, हमारे से मुशावरत नहीं की, हमसे कंसल्टेशन नहीं की, हमें हमारे इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और ये बिल्कुल हमको ट्रीट कर रहे हैं जैसे पीटीआई टाइप का। तो ये एक बहुत ही संगीन सिचुएशन थी। उस पर फिर तय यही हुआ कि हम एब्सटेन करेंगे। हम इस बजट में, जिसका हमें कोई अता पता नहीं मालूम, जिसमें हमने कोई इनपुट नहीं दिया, जिसमें मुशावरत नहीं हमारी शामिल, उसके बजट स्पीच को सुन के हम अपने आप को हल्का नहीं करना चाहते। सही जी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया, आप भी कह रहे हैं नाराज़ भी है पीपल्स पार्टी। अब बजट की मंजूरी का मरहला दरपेश है। अगर पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ नहीं देती है हुकूमत का, तो ये तो खुला अदम एतमाद हो जाएगा, ये तो हुकूमत बरकरार ही नहीं रह पाएगी। अगर आप उनका साथ देते हैं, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, ना ताजों को सपोर्ट कर रहा है, ना सरमायाकारी को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर एक तरफ आवाम का गज़ब है आपकी तरफ, उसके गज़ब का शिकार होंगे, और दूसरी जानब आप जो हैं वो हुकूमत चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? रास्ता क्या बचा आपके पास? इश्तहार बढ़े और बजट कामयाब और एक्सेप्ट ना हो फाइनेंस बिल, उससे और ज़्यादा माशत और इकॉनमी पे बुरे असरात पड़ेंगे। एग्जैक्टली हम अब भी हमने टोकन पार्टिसिपेशन करा है नेशनल असम्बली के बजट सेशन इजलास में। खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर और हमारे चीफ व्हिप एजाज जाकरानी साहब शरीक हुए थे। पंजाब में भी हमने टोकन पार्टिसिपेशन करा है, लेकिन हम साथ साथ प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराना चाहते थे। हम ये भी बतलाना चाहते थे कि आप अलाइज को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम तो कुछ दे के जाएंगे ना, आपको कोई सही रहनुमाई हो जाएगी मुशावरत में आपकी। आप नहीं करेंगे तो वो कभी सनत नाराज होगी, कभी तनख्वाहदार कपड़ा तबका नाराज होगा। अब इन्होंने जो टैक्सेस लगाए तनख्वाहदार तबके पे, मैं समझता हूँ कोई हद नहीं बची है उससे। बिल्कुल ठीक। बेग साहब, आप कहते हैं कि जो मतलूबा मकाम है पीपल्स पार्टी को एक अहम तरीन इत्तेहादी के तौर के ऊपर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर एक तरफ गवर्नर कहते हैं कि नून लीग के साथ जो हमारा तजर्बा रहा है वो एक भयानक ख्वाब है, एक भयानक तजर्बा है। दूसरी जानिब आप चाहते हैं कि पंजाब के अंदर आपको पॉलिटिकल स्पेस भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप कबीने का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 5 अहम तरीन आइन योद्धों के ऊपर अपनी शख्सियात को बराजमान करवाएं जबकि कबीना का हिस्सा न बने। जो हुकूमती नाकामियाँ हों वो नून लीग उठाए, और जिसे कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगी, मुश्किलात तो बढ़ेंगी। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस चाहती है, अपने कुछ मनसूबों के मर्जी के अपने इलाकों में डीसी लगवाना चाहती है, असिस्टेंट कमिश्नर लगवाना चाहती है, कुछ अपने काम करवाना चाहती है, तो फिर उसको पंजाब में और मरकज़ में कबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा। जहां नाकामी होगी नाकामी को शेयर करना पड़ेगा, जहां पर कामयाबी होगी कामयाबी को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे। जब तक आप कबीने का हिस्सा नहीं बनेंगे फिर तो आपको स्पेस नहीं मिलने लगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो हमारी ईसीसी का फैसला होगा जब भी अगर कभी हुआ, और वो अभी कबल वक्त है उसकी बात करना। इस वक्त तो हमारी जो जायज़ शिकायत है हुकूमत साजी के वक्त किया गया एग्रीमेंट, और हमें बजट साजी में मुशावरत और कंसल्टेशन के लिए ऑन बोर्ड लेना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपके जो पीपल्स पार्टी के जो मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तलाफात जब खुलकर सामने आए हैं, तो अपोजिशन इत्तेहाद ने भी अंदिया दिया है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ईद के बाद डायलॉग शुरू करेंगे। इस हवाले से
पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है, आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीपल्स पार्टी कुछ गुफ्तोशनी शुरू करने वाली है? लेकिन सबने ये रियलाइज करा है कि डायलॉग के बगैर मसले हल नहीं होंगे, रोडों पे सड़कों पे मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल। पार्लियामेंट सही जगह है जहाँ पे तमाम बड़ी जमातें नुमाइंदगी कर रही हैं, और वहां पे इन चीजों को उठाएं और डायलॉग करें। भले आप मौकिफ से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हर अपोजिशन जमात इस चीज के ऊपर मोरलेस तैयार है कि हम डायलॉग करते हैं और हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इस अमल को, जमहूरी अमल को आगे लेके जाना है। बिल्कुल ठीक। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ पर पीटीआई कोशिश कर रही है वहाँ पर नून लीग भी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान को कायल किया जाए, उन्हें कुछ ऐसी लुक्रेटिव ऑफर दी जाए जो कि अपोजिशन का साथ छोड़कर, बिलखुसूस पीटीआई का साथ छोड़कर, जो कि इस वक्त अगर वो पीटीआई के साथ बैठते हैं तो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। तो उनकी कोशिश है कि उनको हर सूरत कायल करके अपने साथ मिला जाए। हुक्मरान इत्तेहाद किस हद तक इसमें कामयाब होगा ये तो देखेंगे ईद के बाद, बिलखुसूस जब फैसला कुन राउंड होगा मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मुआशी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाला बजट जो कि आइंदा माली साल से मुतल्लिक है, उसके ऊपर अपोजिशन समेत मुख्तलिफ माहिरीन मौशियत की तनकीद का सिलसिला जारी है, चूँकि उसके अंदर कुछ ऐसे मय्यज़ लिए गए हैं जो कि मुल्क भर के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान बर्पा करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत मुसलसल आवाम से ताउन का मुतालबा करती है, लेकिन जब अपना वक्त आया तो कफ़ायत जारी करना तो दरकिनार, उसके ऊपर मजीद स्पेंडिंग के नए रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। जो हमें बजट दस्तावेज़ मिली उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, उसके साथ इन सब इदारों के बजट के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया, लगभग 30% बढ़ा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, नैब जिसके कानून में तरमीम हो चुकी है और कहा गया कि अब उसका रोल बड़ा डिफरेंट है, उसके बजट में भी 96 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 7 अरब 11 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है सिर्फ आइंदा एक माली साल के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आइंदा माली साल के बजट में नैब अफसरान और मुलाजमीन को 3 अरब 75 करोड़ रुपए के अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो फिर वो कफ़ायत शारी के दावे वादे नारे कहाँ गए? अचानक प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया, गुज़श्ता शब उन्होंने 2 कमेटियाँ तश्कील दी जिससे वफाकी हुकूमत का बजट जो हुजम है उसको कम करने की बात की गई है। बैरून मुल्क मिशंस के अंदर उनकी जो कारकर्दगी उसको जांचा जाएगा, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की कफ़ायत शारी और अखराजात को कम करना है उस कमेटी को अपनी सिफारिशात तैयार करने के लिए नाज़रीन 75 दिन का वक्त दिया गया है। तो 75 दिन बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, किसको याद रहेगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या बना, और पिछले जो 15 साल से कमेटियाँ बनी उनका भी इस हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ओवरऑल जो इकॉनमी की सिचुएशन है और आइंदा माली साल के दौरान ये बजट हमारी मौशियत के लिए और आवाम के लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात असद मिर्ज़ा साहब। असद मिर्ज़ा साहब टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट तस्वूर किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ यही नहीं बल्कि असद मिर्ज़ा साहब लीडरशिप कोचिंग के हवाले से भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आलमी सतह के ऊपर एक नुमाया नाम और मकाम रखते हैं। असद मिर्ज़ा साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपने भी पाकिस्तान का बजट देखा होगा और इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है बजट डेफिसिट और उसके साथ हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़। आपका आलमी सतह पर तजर्बा है, आप टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट तस्वर होते हैं, यानी कि वो कंपनियां जो खसारे में चल रही हों आप उनको मुनाफा बख्श बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपने रोल प्ले किया और सक्सेस स्टोरी इस हवाले से आपने कायम की। तो पाकिस्तान की जो कंपनियां जो सालाना 1000 अरब से ज़्यादा का नुकसान करती हैं और उसका बोझ आम आदमी बर्दाश्त करता है, सर इनको हम कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जहाँ तक बात है कि इसको टर्न अराउंड कैसे करना है, सबसे पहले तो यह कि एक विजन होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि पर्पस क्या है। उसके बाद ही बात हो सकती है कि कास्ट कटिंग कैसे होनी चाहिए, डेफिसिट्स को मैनेज कैसे करना चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं नज़र आई कि जो कह सकेंगे ये हमारी विजन है, ये दीज आर द मैट्रिक्स वी ट्राइंग टू अचीव। क्योंकि जब भी किसी तरह से भी आप कोई भी काम करते हैं आपके कुछ ना कुछ जो है सक्सेस क्राइटेरियाज होने चाहिए, यकीनन। तो अगर वो क्राइटेरियाज
इस्टेब्लिश नहीं हुए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद अगर वो क्लियर ही नहीं है तो आप कभी कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्शंस आप ले रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज़ आपने डेवलप की हैं, वो वैलिड हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक, वो सक्सेसफुल हैं कि नहीं। फिर तो बात वही आ जाती है, जो है हम भी नारे लगाएंगे, बाकी सब भी नारे लगाएंगे। नारों से काम तो चलना नहीं है, आपको ऐसे ही कोई है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सर, आपका 27 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, PI हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, पाकिस्तान रेलवे हो, बिजली की तकसीम कार कंपनियों हो, इन तमाम जगहों के ऊपर खसारे की एक बड़ी दास्तान है। हज़ारों रुपयों का हम खसारा कर चुके और हर साल होता है। क्या आप समझते हैं कि इन कंपनियों के अंदर ऐसा पोटेंशल है कि अगर हमने कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बनाई होती, ये कौन सा ऐसा तरीका कार अडॉप्ट किया होता कि हम इनको प्राइवेटाइज़ किए बगैर इनको प्रॉफिटेबल कर सकते थे? या आप समझते हैं कि नहीं, अब मामला तो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हर सूरत इनकी आप औने पौने दाम जैसे हो सकता है इनकी निजकारी करें और ख़ुद इनसे जान छुड़ा लें? क्या तजवीज़ करते हैं आप? जो बिल्कुल ये प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर जो इनसे भी बुरे हालात में थी, उनको भी प्रॉफिटेबल किया है। कुछ रेफरेंस दे सकेंगे हमें? बाज़ औक़ात वो नाम जो है अच्छा, वो ओके। इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नहीं होता। ऐसी एग्जाम्पल आपने सेट कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान PIA से या और कुछ हैं जिनके इनसे कई गुना बड़ी कंपनीज हैं, और उनके Revenue हालात scale-up से। इन्हीं की तरह थे या इससे कुछ बेहतर थे? नहीं नहीं, इन्हीं की तरह थे, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये था कि वो प्राइवेट थी, गवर्नमेंट ओन नहीं थी। ये एक डेफिनेटली बिग डिफरेंस। लेकिन दूसरी बात है ना कि टर्न अराउंड हो सकती हैं, डेफिनेटली टर्न हो सकती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है जिस चीज़ पे हमने फोकस कर रहे हैं कि टर्न अराउंड करके इनको क्या हमने अकम्प्लिश करना है। ओके, ठीक बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब एक वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी ना, फिर आप आगे उसको लेके चल सकते हैं। अब देखें, कास्ट कटिंग कर लेते हैं, PIA में कास्ट कटिंग कर लेते हैं। जैसे अभी जो अगर आप जहाज़ की रेशो देखें, फिर उसके बाद जो हमारे पायलट्स, नंबर ऑफ़ पायलट्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है, दे डू नॉट मैच। ओके, ठीक है, बड़ा ही डिफरेंस है कि अगर आप कह लें कि सपोर्ट और या नंबर ऑफ़ पायलट्स पर प्लेन, राइट, तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एयरलाइंस हैं उनको देख लें, हमारा देख लें, तो आपको वो एक बिग डिफरेंस नज़र आएगा। हमारे पास ज़्यादा होंगे बनिस्बत दूसरी एयरलाइंस के। ठीक है, तो बड़ा इजी सोल्यूशन ये हो जाएगा कि अच्छा जी आप वो नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कम कर दें, लेकिन दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा, तो सोल्यूशन है क्या सर? सोल्यूशन ऐसे है कि उसमें आप ये देखें ना कि बिग इन्वेस्टमेंट की गई है, जो लोग हायर किए गए हैं, ठीक है, उनको आपने कैपेबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है, उनको आपने स्किल्स दिए हैं। तो मार्केट तो पैसेंजर्स की बहुत बड़ी है। PIA की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम सारे जो आते हैं दूसरे ममालिक से, कभी हम एमिरेट्स में बैठे होते हैं, कभी कतर में बैठे होते हैं, तो PIA में तो हम बैठ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। तो अगर वही ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम रीपर्पस कर लें, ठीक है, ठीक, ये काम तो ये भी कर सकते हैं। अब हमारे जो एयरलाइंस के मैकेनिक्स हैं, क्या वो दूसरे एयरलाइंस के जहाज़ जो हैं उनको सर्विस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, स्किल तो है ना। डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरह जैसे बाकी जहाँ पे और ममालिक में जो आपने देखा होगा कि यू आउटसोर्स योर लेबर एज वेल, ठीक है। तो अब जो दूसरी यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पायलट्स हमारे पास अच्छे हैं माशाल्लाह। नहीं, असद मिर्ज़ा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। जी जी। अब देखें, एक हुकूमत एक अदारा चला नहीं पा रही। यहाँ के और दुनिया के सियासी हालात में बड़ा फ़र्क है। यहाँ सियासी भर्तियाँ भी की जाती हैं, बाकी चीज़ें भी। क्या इनको प्राइवेटाइज करना बेहतर हल है या हुकूमत इसे ठीक है? आपकी राय क्या है? अगर तो मैं तो जी एक कैपिटलिस्ट बंदा हूँ, ठीक है। तो एज अ कैपिटलिस्ट मैं तो जो है इसी हमेशा इसी हक में होता हूँ कि लेट द कंपटीशन टेक द लीड, ठीक है। अब कुछ बात जो है वो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, तो कंपटीशन होगा तो बात बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें कि जो है वो क्या कहते हैं, PIA का कोई कंपटीशन है, बिल्कुल PIA का कंपटीशन है, लेकिन वी हैव गिवन अप कि हमने वो कंपटीशन जो है हमने वो बिल्कुल बड़ा गिव अप कर दिया है। ठीक है जी, कतर एयरवेज वो हमारे पैसेंजर ले ले, एमिरेट्स हमारे पैसेंजर ले ले, ठीक है। तो वो जितनी भी कंपटीशन की बातें होती हैं कि हमने एक स्टैंड लेना है, वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल,
तो हम तो वो नहीं कर रहे, हमने कहा कि ठीक है आप हमारे पैसेंजर्स ले लें, ठीक है। तो अब किसी ना किसी तरीके से वो कंपटीशन तो लेके आना है। बिल्कुल ऐसा है। असल में साहब ये हमें ज़रूर बताइएगा, जो पाकिस्तान का बजट पेश हुआ है माली साल का, आपको भी थोड़ा सा उसको पढ़ने का मौका मिला होगा। हमारी मुआशरत को जिन चैलेंजेस का सामना है, अगरचे कि गवर्नमेंट बड़ी डिटरमिन्ड है कि हमने हर सूरत इन मसाइल को हल करना है, सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ जो गवर्नेंस का मसला है, जो हमारे सिस्टम में खराबियाँ उनको भी दूर करना है। इस बजट के अंदर कोई ऐसा स्टेप आपको दिखाई देता है जो इस बात का तयन कर सके कि वो कंपनियां जिनकी तो निजकारी हो रही, चले एक सेपरेट मामला हो गया, बाकी दीगर इदारे जो बदस्तूर कौमी ख़जाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हैं, उनकी दुरुस्तगी के लिए, वहाँ पर उनके गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पर लीकेजेस रोकने के लिए, वहाँ पर खसारा कम करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्स, मैयर्स, जो अप्रोच नज़र आई है आपको आइंदा वाले साल के बजट में? आप अगर मुझसे पूछें तो आई हैव नॉट सीन वन। तो अब असल में मैं या आप कुछ तजवीज़ कर सके? हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बात इंतहाई सिंपल है जी। पहले तो यह है कि वी डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, ठीक है, कि हमें वो दोबारा चीज़ें ईजाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरों से सीख भी तो सकते हैं। डेफिनेटली, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, पहली तो नंबर ये बात ये है ना कि ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट है, वो बिजनेस नहीं है। ओके, ठीक है, ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट जो है, दे ओनली नो हाउ टू स्पेंड मनी। ओके, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप दुनिया भर में, यूएस में भी चले जाएं, वहाँ पे भी यही है कि वो दे ओनली नो हाउ टू स्पेंड मनी, ठीक है, दे डू नॉट नो हाउ टू जनरेट मनी, ठीक है। इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ना पाकिस्तान में ना किसी और मुल्क में। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जो उनको मैंडेट दिया गया है, दे हैव टू मैनेज विद इन दैट, दे हैव टू लुक एट दोज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो अब अगर उस हिसाब से हम देखें तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब तक आपका कोई, अब अगर हम दूसरे ममालिक से सीखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ हर चीज़ का एक प्रोसेस इस्टेब्लिश, जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वहाँ पे अब आजकल के दौर में इन 2024 जो है, आप देखें कि उन्होंने हर चीज़ को डिजिटाइज कर दिया है, ठीक है। डिजिटाइजेशन अलोन जो है वो आपके प्रोसेसेस को इंतहाई सिंपल कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज है असद मीर साहब के। देखते हैं कि हुकूमत वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करती है, कब प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर बिजनेस ग्रो हो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान में ग्रो करे और ये जो एनर्जी एक्सेस कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो सके। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों का जो बजट का मामला है उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। हकीकत में क्या वाकई दिफाई इदारों का जो बजट है उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदे माली साल का बजट जैसे ही पेश हुआ तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ लोगों ने हक़ाइक़ को जाने बगैर दिफाई इदारों की बजट के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद और प्रोपेगंडे का सिलसिला शुरू कर दिया। आपकी खिदमत में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद जहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के बजट में इजाफा हुआ, लेकिन दर हकीकत दिफाई इदारों के अंदर जहाँ पर बजट की यूटिलाइजेशन के ऊपर बहुत एक मौसर चेक इन बैलेंस हैं, उन दिफाई इदारों के बजट में इजाफा होना तो दरकिनार मुसलसल कमी हुई है। अगर हम बस माली साल 2022-23 की बात करें तो उस वक्त जो बजट था 9,502 अरब था ओवरऑल वफाकी हुकूमत का बजट, जिसमें डिफेंस बजट 1,530 अरब था और ये कौमी बजट का 15.7% था। 2023-24 के अंदर जब 14,480 अरब का बजट था तो ये 15.7% से कम होकर 12.5% हो गया। उसके बाद जब 2024-25 का बजट पेश हुआ है 18,000 अरब का बजट है और इसके अंदर 2,122 रुपये मुख्तस किए गए हैं, जो कि डिफेंस बजट का, इस कौमी बजट का जो हम तनासुब देखें तो मजमूई तौर के ऊपर ये 12.3% है। तो ये मुसलसल कम हो रहा है। इस एंगल से देखा जाए तो ये दर हकीकत ये मामला है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात की जाती है कि जो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो कि दिफाई इदारों के पाक फ़ौज के मातहत काम करते हैं कि वहाँ पर टैक्स की एग्जम्पशन है, वहाँ पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। तो अगर हम ये देखें जहाँ पर वो इदारे जो पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलते हैं, जो शोहदा और उनकी फैमिलीज़ और उनके बाकी जो उनके वेलफेयर के मामलात हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में, उन कंपनियों में वफाकी हुकूमत का या पब्लिक का 1 रुपया भी वहाँ पर ख़र्च नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, उस हकीकत के बावजूद जो
दिफाई इदारों के माह तक चलने वाले इदारे हैं, उन्होंने माली साल 2022-23 में मजमूई तौर पर 360 अरब रुपए का टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। सिर्फ यही नहीं, DHA हो, फौजी फाउंडेशन हो और दीगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पर कौमी खजाने से कोई रकम खर्च नहीं होती। और इसके साथ साथ CMH का हॉस्पिटल हो, दीगर इदारे हों, बहुत से हमारे वहाँ पर सिविलियंस भी वहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते हैं, मुलाजमत करते हैं और उनके एक बड़ी अच्छी वहाँ पर जॉब करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम देखें ऐसे इदारे DHA हो, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, CMH हो, वहाँ पर लोग इलाज कराना पसंद करते हैं, जिस किस्म के वहाँ पर डिसिप्लिन और म्यारी इलाज मुआवजे की सहूलत है। खासा भी मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, लोग सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को कोई तैयार नहीं होता और तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि दर हकीकत डिफेंस बजट हमारा कम हुआ है, खित्ते के अंदर बेपनाह हमें चैलेंजेस का सामना है, हमारे दुश्मन मुल्क का बजट इसके तनासुब में कई गुना बढ़ा है। तो प्रैक्टिकली गुज़श्ता 3-4 सालों में पाक फ़ौज का बजट कम हुआ है, लेकिन अवाम और जो तनकीद करने वाले लोग हैं हकीकत जाने बगैर प्रोपेगंडे के अंदर दिन रात मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कौन समझाए इनको? भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि क्या हमें दफाई जो बजट है क्या हम वो ज़ाया करते हैं? बिल्कुल, क्या वो ज़रूरी नहीं है? ये पूरी कौम ने फैसला करना है कि हमें दफा। एक तरफ हमारे पड़ोस में एक मक्कार दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में, जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, मैं कहता कई गुना ज़्यादा है, 1 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा है उसका बजट, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं, एक तो हमारे यहाँ हमारे कुछ लोग मासूम लोग दुश्मन का आलाकार बन जाते हैं। मसलन हम यूनिवर्सिटियों में, उस वक्त भी मेरी बहस होती थी उनसे, लेकिन जब मैंने फैक्ट एंड फिगर्स चेक किए भट्टी साहब, ये कहते थे कि 70% बजट फौज ले जाती है जी। अब आपने बताया है कि टोटल जो मौजूदा बजट है 24 और 25 ये है 18,000 अरब रुपए जी। कोई बंदा चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकता है, बिल्कुल नाज़र देख रहा है इस प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुके हैं। 2122 अरब रुपए मुख्तस किए गए डिफेंस बजट के लिए। अब ये बना है 12.3%। और अब इसमें मुझे बताएं, ये 70% वाली कहानी किधर गई? गलत। 80% वाली कहानी, और उसके साथ साथ बुनियादी तौर पर ये बढ़ा भी नहीं है, ये कम हुआ है गुज़श्ता साल इस हुजम के लिहाज से। पहले ये 15% था, फिर जनाब फिर आया 12.5%, अभी ये 12.3% है जी। मोदी दोबारा उधर आकर बैठ गया है, वो धमकियां लगा रहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर को इस बार जम करूंगा, ठीक है जी। हमें इस मौके पर बजट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? मुझे ये बताएं। बढ़ाना चाहिए। मैंने ये कम हुआ है। AJK का पिछले दिनों एक विजिट किया था भट्टी साहब, मैंने उधर पहाड़ों पे देखा, जो दुश्मन की किसी वक्त, मकार दुश्मन किसी वक्त भी फायर खोल सकता है। नौजवान देखें जंगलों में, पहाड़ों पर, आपको पता है फौज की जो ड्यूटी जवान करता है, वो कोई आए ना आए, वो 20 किलो की गन पकड़े वो खड़ा है, उसकी जो 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी, यकीन करें मुझे रश्क आया उन जवानों पर। बिल्कुल सही कि मैं गुजरे, बिल्कुल वो वीराना था, बिल्कुल सही। जवान मुख्तलिफ फौजी मराकज से सामने से गुजरने का इतफाक हुआ, जवान अपनी गन लिए बिल्कुल चाको चबंद खड़ा है। क्या मुझे ये बताएं कि वो किसकी हिफाजत कर रहा है? हमारी हिफाजत कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। किस दुश्मन से? जो मक्कार है जी, जिसने पीछे भी एक अटैक भी किया था कश्मीर पर। अब आते हैं ये जो, उसके अलावा एक दूसरी मिथ बना ली है हमारे दोस्तों ने जी। यहाँ जो फेसबुक के, ट्विटर के जो मुख्तलिफ चीज़ों के जो दानश्वर नए पैदा किए हैं ना, एक तो ये मिथ थी कि 70-80% बजट फौज ले जाती है। अब ये जो फौज के ज़ेली इदारे हैं, मुझे ये बताएं, ये फौजी फाउंडेशन, उन्होंने कोई ख़जाने से पैसे लेते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जो बना है वो खजाने से पैसे लेते नहीं, वो रिटायर फौजियों ने अपनी फलाह बबूद के लिए तंजीम बनाई है। मुझे ये, और मुख्तलिफ कंपनियां रन करते हैं, वो बिजनेस करती हैं, और उसके बाद हैरान कौन बात बना, दुनिया भर में मसलन जो गाजी है ना, वो लोग कहीं उन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, अब उनको बेसरोपा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर ना करे ये खुद ना, अगर फौजी अपनी तरह से ना करें तो हुकूमत ने ये नहीं करना, अपने गाजियों और शोहदा के वरसा को उनको ऐसे छोड़ देंगे? मुझे ये बताएं, उनका हुकूमत ने करना, ये तो हुकूमत का काम बांट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुकूमत से कुछ लेते नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सारी फैक्ट्स बयान किए, दुनिया भर की आपने एग्जांपल दी, और उसके साथ हमने बजट के अंदर जो फैक्ट्स फिगर थे वो भी बताए। नाज़रीन, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हक़ाइक़ जानकर जिए। दुश्मन और पाकिस्तान मुखालिफ लोग जो प्रोपेगेंडा में मुलविस होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उस पर तवज्जो मत दीजिए। फैक्ट्स ही हैं, आप बजट डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको पढ़िए और उसके बाद फिर सवाल कीजिए। तो इस तरीके से आप जब गलत तरीके से तनकीद करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने की एक गैर इरादी तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बचिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आलमी सतह के हवाले, आलमी सतह पर मुसलसल लेबर लॉज तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ ममालिक को सेंसिटाइज़ किया जाता है। इसी सिलसिले के अंदर एक जेनेवा में एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जहाँ पर जिसका उन्वान था आलमी इत्तेहाद बराए समाजी इंसाफ, जहाँ पर 190 ममालिक ने शिरकत की।
और पाकिस्तान को भी यहाँ पे मदऊ किया गया और पाकिस्तान ने बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पर अपना मुकदमा पेश किया। खासा भी बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जहाँ पर लेबर लॉज और हर मुल्क की जो लेबर्स की वहाँ सूरत हाल होती है उसके हवाले से उसका जायज़ा लिया जाता है और फिर आपकी मुस्तकबिल की आपकी पॉलिसीज़ के हवाले से, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से ये फोरम, इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी मैटर करती है। तो यहाँ पर इस अहम तरीन फोरम के ऊपर वफाकी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डॉक्टर अरशद महमूद ने यहाँ पर पाकिस्तान का केस बहुत शानदार तरीके में पेश किया। हमें उनको सुनने का मौका मिला जहाँ पर उन्होंने एक सारी सूरत हाल बताई कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर कानूनी इकदाम थे, उसके साथ साथ फिनेंशियल स्टेप से, इदारा जाती इंटरवेंशन के ज़रिए से सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आलमी मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं जिसके अंदर C155 है, C187 है, C176 है, इसके ऊपर आइंदा साल भरपूर तरीके से अमल किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमिग्रेशन और उसके साथ साथ डोमेस्टिक वर्कर की वेलफेयर को यकीनी बनाया जा रहा है और प्राइवेट शोबे की पेंशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि, और इसके साथ साथ जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ लेबर लाज हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भरपूर अंदाज में काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ नेशनल इंडस्ट्रियल जो एक कमीशन है, जब वहाँ पर बहुत से केसेस पेंडिंग थे उनको एक्सपेडाइट किया गया है ताकि जो वहाँ पर मजदूरों के मामलात हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनके लिए आसानियाँ हो सके और उसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर है उसको यकीनी बनाने के लिए वहाँ बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक खतीर रकम 593 रुपये की मुख्तस की गई है और उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस का स्कोप है उसको बढ़ाया जा रहा है, हेल्थ के शोबे पर फोकस है और ILO के जितने कन्वेंशन है उसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल दरामद किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी ने बहुत मौसर तरीके से उनकी तमाम जो पाकिस्तान के इकदाम हैं उनको अप्रिशिएट किया और इसके साथ साथ ये भी उनको वाजे किया गया है कि पाकिस्तान की एक पहली पॉलिसी जो कि आइंदा साल जुलाई में होगी, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर इमिग्रेशन और वेलफेयर से मुतल्लिक है, वो पहली पॉलिसी तैयार कर ली गई है मिनिस्ट्री की तरफ से और जुलाई में कबीना से अप्रूव करने के बाद पहली मरतबा इंप्लीमेंट की जाएगी। तो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा स्टेप है जिसको आलमी बरादरी ने भी सराहा और हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि इसी में मजदूरों की फलाह पिन्हा है, इसी के अंदर मजदूरों का जो मुस्तकबिल की जो सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन है उसी तरीके से इन कवानीन पर अमल दरामद के जरिए से इंश्योर हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।